नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने क्या है चुनौतियां? सुशीला कार्की नेपाल की एक प्रमुख न्यायाधीश, लेखक और राजनीतिज्ञ है। उन्होंने न्यायपालिका और सार्वजनिक जीवन में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। 2025 में उन्होंने नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में भूमिका संभाली, जो उनके करियर की नवीनतम और ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस परिचय में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, करियर, निर्णय प्रक्रिया, चुनौतियां, राजनीतिक भूमिका और सामाजिक योगदान आदि विस्तार से देखेंगे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को हुआ था। वे नेपाली चेत्र जाति परिवार से हैं और उनके माता पिता 7 संतानों में से सबसे बड़ी बेटी के रूप में उन्हें पाला गया। उनका जन्म स्थान विराटनगर, मोरंग जिला, पूर्वी नेपाल है, विशेषकर शंकरपुर क्षेत्र में। उनका पालन पोषण एक कृषि पृष्ठभूमि में हुआ, जहां सामाजिक और आर्थिक संसाधनों की सीमाएं थी, लेकिन शिक्षा के प्रति प्रेरणा थी। राजनीतिक जागरूकता उनकी छात्रावस्था से ही थी। बाद के वर्षों में उन्होंने लोकतंत्र आंदोलन आदि में भाग लिया, जो नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने वाले थे। सुशीला कार्की की शिक्षा निम्नलिखित है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा। महेंद्र मोरंग कॉलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की पढ़ाई पूरी की थी, वर्ष लगभग 1972 में। उच्च शिक्षा। इसके बाद उन्होंने राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU भारत से प्राप्त की, वर्ष लगभग 1975 में। इसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए वे वापस त्रिभुवन विश्वविद्यालय गई, जहां से उन्होंने बैचलर ऑफ लॉज LLB की डिग्री 1978 में प्राप्त की। अन्य शैक्षणिक भूमिका। 1985 के आसपास उन्होंने धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में असिस्टेंट शिक्षक, असिस्टेंट टीचर के रूप में काम किया। सुशीला कार्की का करियर शिक्षा, न्याय और सामाजिक न्याय के चारों ओर रहा है। नीचे उनके करियर के मुख्य पड़ाव दिए हैं। कानूनी अभ्यास की शुरुआत। 1979 से उन्होंने विराटनगर में कानून की प्रैक्टिस शुरू की थी। बाद में नेपाल बार एसोसिएशन में वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट के रूप में प्रतिष्ठा मिली। लोकतंत्र आंदोलन में भागीदारी। 1990 के पीपल्स मूवमेंट लोकतंत्र आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, जो नेपाल के पंचायती प्रणाली को खत्म करने के लिए था। इस आंदोलन के दौरान उन्हें विराटनगर जेल में भी रहना पड़ा। न्यायपालिका में प्रवेश और न्यायाधीश के पद तक प्रगति। जनवरी 2009 में उन्हें नेपाल सुप्रीम कोर्ट में एक एडहॉक न्यायाधीश, क्षणिक न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। वर्ष 2010 से 2011 में उनकी स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। 11 जुलाई 2016 को सुशीला कार्की नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। उनका पदावधि लगभग 1 वर्ष का रहा, 6 जून 2017 तक। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुशीला कार्की ने कुछ ऐसे निर्णय दिए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए थे। नीचे उनके कुछ प्रमुख निर्णय और संघर्षों का वर्णन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना। उनके कार्यकाल से पहले ही उन्होंने एक सूचना एवं संचार मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर जयप्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा दिलाने वाला मामला प्राय उल्लेखनीय है। वे भ्रष्टाचार जांच एजेंसियों, एंटी ग्राफ्ट बॉडीज और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में विश्वास रखती थी।
नियुक्तियों और कार्यपालिका न्यायपालिका संबंधी विवाद। एक विवादास्पद मामला पुलिस प्रमुख नियुक्ति को लेकर था, जहां सरकार ने वरिष्ठता सीनियरिटी को दरकिनार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी फैसले को नारिज कर दिया। इसके बाद संसद में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने कार्यपालिका की शक्तियों में हस्तक्षेप किया और पूर्वाग्रह दिखाया। महाभियोग प्रस्ताव और सार्वजनिक समर्थन। 2017 में यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं मिलने के कारण असफल रहा। इस प्रस्ताव के दौरान सार्वजनिक समर्थन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ी। न्याय और मानवाधिकार से जुड़े अन्य मामलों में सक्रिय भूमिका, महिलाओं के अधिकार, विशेष रूप से नागरिकता, सिटीजनशिप, बराबरी की आपरोधी नीतियां आदि मामलों में उन्होंने सकारात्मक निर्णय दिए। बड़ी परियोजनाओं जैसे कि निजगव फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट आदि में भी। सुशीला कार्की का करियर समस्याओं और चुनौतियों से भी खंडित रहा है, जिसमें राजनीतिक दबाव, आलोचनाएं और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच संघर्ष शामिल है। न्यायपालिका के स्वतंत्र होने का दावा करते हुए उन्हें अक्सर राजनीतिक संस्थाओं द्वारा दबाव महसूस हुआ। उनके फैसले कभी कभी सरकार या राजनीतिक दलों को असंतुष्ट करते थे, जिससे राजनीतिक विवाद होते रहे। महाभियोग प्रस्ताव। उनके न्यायमूर्ति पद के दौरान ये प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें उन पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका अधिकार की सीमा से बाहर कदम उठाने का आरोप लगाया गया। हालांकि ये सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे कार्यालय की प्रतिष्ठा और न्यायपालिका राजनीति संबंधों में तनाव बढ़ा। आलोचकों का कहना है कि कुछ फैसलों में न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म अधिक थी, यानी न्यायालय ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया जो कार्यपालिका के अधिकारों में आते हैं। ये एक सामान्य आलोचना है जब न्यायपालिका सक्रिय भूमिका निभाती है। कार्यकारी सत्ता की आलोचना भी हुई कि न्यायपालिका निर्णय लेने की प्रक्रिया में सरकार को प्रभावित नहीं करना चाहिए और न्यायाधीशों को निष्पक्षता बनाए रखना चाहिए। न्यायालय की सीमाएं, संसाधनों की कमी, न्यायालय के प्रक्रियात्मक देरी आदि ऐसी समस्याएं थी जिनका सामना करना पड़ा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के चलते न्याय का सॉल्यूशन हर मामले में समान नहीं हो पाया। सुशीला कार्की ने सिर्फ न्यायाधीश के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक व्यक्ति और लेखक के रूप में भी भूमिका निभाई है। लेखक और साहित्यिक योगदान। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे न्याय और करा, जिनमें न्याय, दंड, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर विचार किए गए हैं। उनकी लेखन शैली में व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक न्याय की समझ और न्यायपालिका के नजरिए से सोच शामिल है। विशेष रूप से करा नामक उपन्यास उनकी खुद की जेल यात्रा से प्रेरित बताया गया है। समाज में प्रेरणा। उन्होंने नेपाल में महिलाओं की शक्ति, न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व और कानूनी जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। उनके करियर ने ये संदेश दिया कि न्यायपालिका की शीर्ष स्थिति तक महिलाओं के लिए भी मार्ग है और पारंपरिक सामाजिक बाधाएं तोड़ी जा सकती है। 3. राजनीतिक भूमिका, तमाम बदलाव और अंतरिम सरकार की भूमिका। 2025 की जेनजी आंदोलन, युवा निहित प्रदर्शनों के दौरान जब नेपाल में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की मांग हुई, तब सुशीला कार्की एक केंद्रीय नाम के रूप में उभरी। उन युवाओं और राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना क्योंकि वे ऐसी व्यक्ति है जिन पर भरोसा है, जिनसे अपेक्षा है कि वो संक्रमणकालीन सरकार को पारदर्शी रूप से चला सके। अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुनौतियां और अपेक्षाएं।
उन्होंने 12 सितंबर 2025 को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। इस भूमिका में उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वो देश की राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार की समस्या, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करें। साथ ही चुनाव कराने, सरकार की जवाबदेही बढ़ाने एवं शासन व्यवस्था में सुधार लाने जैसी जिम्मेदारियां भी उन पर है। सुशीला कार्की के व्यक्तित्व और नेतृत्व के कुछ खास गुण हैं जो उन्हें अलग बनाते हैं। सत्यनिष्ठा व निष्पक्षता। उनका मानना है कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिए और फैसले तथ्य तथा कानून के आधार पर होने चाहिए। उन्होंने अपने न्यायाधीश के पद पर रहते हुए कई ऐसे फैसले दिए जो कार्यपालिका या राजनीतिक दलों के खिलाफ गए। ये दिखाता है कि वे दबाव में नहीं झुकती। निडरता, फियरलेसनेस। भ्रष्टाचार के मामलों, सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों के खिलाफ निर्णय लेने से कभी डर नहीं दिखाया। जब महाभियोग प्रस्ताव आया तब भी उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया। लोकतंत्र और मानवाधिकारों की प्रतिबद्धता, सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता आदि विषयों में उनका रुख स्पष्ट रहा है। उनकी शिक्षा एवं राजनीतिक सक्रियता ने उन्हें ये दृष्टिकोण दिया कि न्याय सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुनने, समझने और न्यायसंगत निर्णय देने की जिम्मेदारी है। संवाद और सार्वजनिक विश्वास। न्यायाधीश रहते हुए उनके निर्णयों को सार्वजनिक समर्थन मिला। जनता ने उन्हें न्यायपालिका की स्वायत्तता के प्रतीक के रूप में देखा। अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्हें सार्वजनिक अपेक्षाएं और भरोसा मिला है, विशेषकर युवा वर्ग, जेन ज़ी के बीच। सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में जिन चुनौतियों का सामना करना होगा वे अनेक और जटिल हैं। राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध और जनता में असंतोष का स्तर उच्च है। अस्थायित्व से निपटना होगा। अंतरिम सरकार को स्थायी प्रक्रियाएं स्थापित करनी होंगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और समय पर हो सके। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता। सरकार एवं न्यायपालिका दोनों के क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना होगा। सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना, नियमों का पालन कराना, सरकारी अनुचित शक्तियों को सीमित करना इत्यादि महत्वपूर्ण होंगे। न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच संतुलन। न्यायपालिका की भूमिका और अधिकारों की रक्षा करना, किंतु ये सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका राजनीतिक मामलों में तटस्थ बनी रहे। कार्यपालिका की जिम्मेदारियां और सीमाएं स्पष्ट हो। सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार और महिलाओं की स्थिति। नागरिकता, लैंगिक समानता, जाति, भाषा एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि विषयों पर संवेदनशील निर्णय लेने होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसरों में समानता सुनिश्चित करना भी एक चुनौती होगी। 5. अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत नेपाल संबंध। सुशीला कार्की के शिक्षा संबंध भारत से रहे हैं, इसलिए भारत नेपाल के संबंधों में उनकी भूमिका और संतुलन देखना होगा। साथ ही विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, सीमाएं, आर्थिक सहयोग आदि विषयों में संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। सुशीला कार्की का जीवन दर्शन, नैतिकता, न्याय और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें न सिर्फ न्यायपालिका में बल्कि सार्वजनिक जीवन में एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। उनके करियर ने नेपाल में महिलाओं की स्थिति के लिए नए आयाम खोले हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री बनना उनके करियर की दृष्टि से एक नई शुरुआत है, जिसमें उनसे बड़े बड़े बदलावों और सुधारों की अपेक्षाएं हैं। उनका इतिहास बताता है कि उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया, न्याय के सिद्धांतों की रक्षा की
और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाने से पीछे न हटी। भविष्य में उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संतुलन बनाएं, किस प्रकार भ्रष्टाचार रोधी नीतियों को लागू करें और कितनी खुली संवाद व पारदर्शिता बनाएं।